Good morning, students. My name is Rohit Pal, and welcome to our YouTube channel Neat and J World. And today is we are going to discuss a very important chapter of class 12 solution. So today's topic is Rolle's law. We are trying to understand the concept behind the Rolle's law. इससे पहले हमने अपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद हमने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने पढ़ा था सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और प्रेशर इफेक्ट ऑफ ऑन अ सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा था वो था हेनरी लो। ठीक है, हेनरी लो। हेनरी लो क्या बताता है कि प्रेशर का इफेक्ट सोल्युबिलिटी पर कितना पड़ेगा, ठीक है, या कैसे कैसे वो इफेक्ट डालता है, ठीक है, प्रेशर। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक होगा हमारा रोड्स लॉ का। लेकिन रोड्स लॉ से पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रोड्स लॉ से पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो, हमारा जो टॉपिक है अभी, हेडिंग है हमारी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब, लिक्विड सॉल्यूशन की से क्या मतलब हो जाता है कि सोलवेंट क्या होगा? लिक्विड। सोलवेंट क्या है हमारा? लिक्विड। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, ये मानो एक कंटेनर में हमारे पास क्या है? लिक्विड फिल है, और ये लिक्विड क्या है? ये लिक्विड है सोलवेंट। ये लिक्विड क्या है? सोलवेंट। अब लिक्विड अगर सोलवेंट है तो सोल्यूट क्या हो सकता है? सोल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। ठीक है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, ये जो टॉपिक है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये हमने पढ़ लिया था। भाई सॉलिड की सोल्युबिलिटी क्या है लिक्विड के अंदर, ये टॉपिक हमने पढ़ लिया था। इसमें प्रेशर का इफेक्ट नहीं पढ़ा था, वो अभी मैं इस टॉपिक के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जो कि हेनरी लॉ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, वो हमने सीख लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मैंने तुम्हें सोल्युबिलिटी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि सोल्युबिलिटी होती क्या है और सोल्युबिलिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, कि कौन किस चीज में कितना ज्यादा सोल्यूबल किस चीज पर डिपेंड करता है, सोल्युबिलिटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। और अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में सोल्यूबल है, मतलब घुलता है, तो क्यों घुलता है? क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? सी। इस सारी चीजें मैंने बता दी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हमने सॉलिड का भी पढ़ लिया था, हमने गैस का भी पढ़ लिया था, आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड के बारे में। ठीक है, कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो, इससे पहले ये समझो कि किसी सॉल्यूशन के अंदर, हम अभी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब कि यहाँ पे सोलवेंट भी कैसा है? लिक्विड, और सोल्यूट भी क्या है? लिक्विड। सोलवेंट भी क्या है हमारा? लिक्विड है, और सोल्यूट भी क्या है हमारा? लिक्विड। ठीक है, देखो, सोल्यूट सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है ना, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोलवेंट क्या होता है? जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सोल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सोलवेंट ही डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की। अगर सोलवेंट की फिजिकल स्टेट कैसी होगी? लिक्विड होगी, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड होगा। और अगर फिजिकल स्टेट सोलवेंट की कैसी होगी? गैस होगी, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस। अगर सोलवेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो कैसी होगी? लिक्विड, गैस या सॉलिड, तो हमारा सॉल्यूशन वैसा ही होगा। ठीक है, तो देखो, अभी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, वेपर प्रेशर के बारे में। तो अभी हम एक चीज समझते हैं कि इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट पड़े हुए हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। दो कंपोनेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट से मिलकर एक सॉल्यूशन बना है, और दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? लिक्विड। भाई सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड, दोनों कंपोनेंट कैसे हैं? लिक्विड। और हम मानते हैं कि दोनों लिक्विड कैसे हैं? दोनों लिक्विड हैं हमारे वोलेटाइल। दोनों लिक्विड कैसे हैं? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या है? देखो, जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा, जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होगा, वो तो प्रेशर क्रिएट ही नहीं करेगा। प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है,
प्रेशर का मतलब है यहाँ पे वेपर प्रेशर। तो जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड होते हैं वो वेपर ही नहीं बनाते, अगर वेपर ही नहीं बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर जब वेपर प्रेशर की बात हो रही है तो हम दोनों लिक्विड कैसे ले रहे हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब जिनकी वेपर बन सकती है, जिनकी वेपर बन सकती है तो वो वेपर प्रेशर बनाएगी। इसका मतलब इन जो दोनों कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड हैं, ये दोनों के दोनों लिक्विड कैसे हैं, वोलेटाइल। अच्छा, अब यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगर यहां तक आपके बात समझ में आ गई है तो हमारे पास दो कंपोनेंट पड़े हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर होगा, फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर होगा P1। हम मान लेते हैं फर्स्ट का पार्शियल प्रेशर कितना है, P1। सेकंड का पार्शियल प्रेशर कितना मान लेते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर मान लेते हैं P2। अब देखो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं इंडिविजुअल प्रेशर को। इंडिविजुअल प्रेशर का मतलब है कि अगर 2 को मैंने रिमूव कर दिया, सेकंड कंपोनेंट को इस सॉल्यूशन के अंदर से रिमूव कर दिया, तो उसके पार्शियल प्रेशर पर इसके रिमूव हो जाने से कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर P2 का मतलब अगर 1 को रिमूव कर दिया तो इसके 2 के पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो प्रेशर P1 का मतलब है कि 1 कंपोनेंट की वजह से जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इंडिविजुअल प्रेशर, ठीक है, अकेले 1 का प्रेशर जो है उसे बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। ऐसे ही 2 को पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल प्रेशर, जो सेकंड का इंडिविजुअल प्रेशर है वही क्या है, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यहां से इतनी बात समझ गई। इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, P1, और इसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं हम कितना है, x1 या फिर eta1। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन eta1 और इसका मोल फ्रैक्शन eta2। अब देखो किसी का भी मोल फ्रैक्शन, किसी इतने जितने भी कंपोनेंट है, इसमें तो 2 कंपोनेंट है, किसी का भी मोल फ्रैक्शन, मान लिया इस लिक्विड इस सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट पड़े हुए हैं, 1 2 3, तो सबका इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, eta1, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, eta2, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, eta3। सबका मोल फ्रैक्शन का सम eta1 eta2 और eta3, इन सब का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 के इक्वल। क्योंकि मोल फ्रैक्शन का ही मतलब क्या होता है, 1 में से कितना। अगर मोल फ्रैक्शन टर्म नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में मोल फ्रैक्शन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम सपोज करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 और 2 कंपोनेंट पड़े हुए हैं, ये दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है कि इनकी जो वेपर प्रेशर है, इनका वेपर प्रेशर अब ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। और ये इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम बना हुआ है इस टाइम पर, ये कैसा बना हुआ है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका इस बात का क्या मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, कि इस टाइम पर जितनी रेट ऑफ एवोपरेशन हो रही है, जितनी रेट ऑफ एवोपरेशन हो रही है, उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है, उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है। इट मींस इसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम है वो किस किस के बीच है, वेपर फेज और लिक्विड फेज, वेपर फेज और लिक्विड फेज। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेपर प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन द वेपर प्रेशर। जितना रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा उतना ही रेट ऑफ एवोपरेशन होगा, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी तक इतनी कंडीशन, अभी हमारा जो पूरा सिस्टम है ये ऐसा है। और यहां पर जो टेम्परेचर है वो कैसा है, कांस्टेंट। ये टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं करेंगे तो फिर सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले जैसे हेनरी ने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी थी ना बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड प्रेशर, ऐसे ही फर्स्ट टाइम जो इसके बारे में बताया कि पार्शियल प्रेशर के बारे में और वेपर प्रेशर के बारे में, तो फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट थे मोर रोल्स नाम के, मोर रोल्स RAOULTS, मोर रोल्स, इन्होंने रिलेशनशिप दिया, गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, गिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है अभी बताऊंगा तुम्हें। गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। इस बात का मतलब क्या है कि इन्होंने बताया जिस कंपोनेंट का, मतलब
इस कंपाउंड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा, पार्शियल प्रेशर मींस इंडिविजुअल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर मींस इंडिविजुअल प्रेशर, तो इंडिविजुअल प्रेशर जिसका जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, या फिर हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसी चीज को उल्टा करके कि जिसका जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन का मतलब है जितने ज्यादा मोल्स इस अंदर प्रेजेंट होंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर जिसके जितने ज्यादा मोल्स प्रेजेंट होंगे उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, जिसके जितने ज्यादा पार्शियल प्रेशर वो उतने ज्यादा एवोपरेट होगा, जितना ज्यादा एवोपरेट होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बनाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दी। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का मतलब होता है, क्वांटिटेटिव मतलब जब अमाउंट की बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा जितना ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होगा किसी भी मोल्स का उतना ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले किसने बताया? रोल्स लॉ ने। तो रोल्स लॉ ने क्या बताया? रोल्स लॉ के बारे में देखते हैं। रोल्स लॉ ने सबसे पहले बताया फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ठीक है। For a solution of volatile liquid, for a solution of volatile liquid, volatile liquid का मतलब क्या होता है कि जिसकी वेपर बन सकती है, ठीक है, जिसकी वेपर बन सकती है। और रोल्स लॉ अप्लाई भी केवल वोलेटाइल लिक्विड पर ही है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड पर रोल्स लॉ अप्लाइड नहीं होता, ठीक। तो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। जिसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसका उतना ज्यादा, मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। जिसका जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उसके उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 और P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 या ईटा 2, ठीक है, सॉरी X2 निकलता है मुझसे, ईटा 2, ठीक है। तो देखो P1 और P2, P1 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 P2 हो जाएगा। यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां से क्या आता है? P1 इज इक्वल टू P01 X1, P01 X1 या ईटा 1। ऐसे यहां से P2 इज इक्वल टू P02 X2, P02 X2। अब देखो ये P01 क्यों आया? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर P01 क्या आया और P01 है क्या? P01 और P02 क्या है? P01 है, P01 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट प्योर कंपोनेंट 1। इस बात का मतलब समझो, देखो ऐसे ही P02 क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। तो देखो P1 पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P01 X1। अगर मैं X1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। अगर X1 की वैल्यू 0 कर दूं, अगर मैं X1 की वैल्यू 0 कर देता हूं तो यहां से 0 करने से क्या होगा? 0 करने से P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इट मींस X1 का जब अगर हम मोल फ्रैक्शन 1 की वैल्यू 0 कर देते हैं, इसका मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर मोल्स X1 के मोल ही प्रेजेंट नहीं है। अगर X1 के मोल प्रेजेंट नहीं होंगे तो पार्शियल प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? 0। और अगर मैं X1 की वैल्यू इफ X1 मतलब ईटा 1 की वैल्यू कितनी कर देता हूं? 1, तो जो P1 है, P1 कितना हो जाएगा? P01 के इक्वल। P01 का इक्वल का मतलब है जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस टाइम पर किसके इक्वल होगा? प्योर कंपोनेंट ऑफ 1 के इक्वल। इस बात का मतलब क्या है? देखो जब X1 इफ X1 इज इक्वल टू 1 आ गया, इस बात का मतलब आ जाता है कि अब उसके अंदर केवल X1 ही प्रेजेंट है, ना तो X2 है। पूरा टोटल का टोटल क्या है? X2 ही प्रेजेंट है, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट में किसी भी सॉल्यूशन में सबका मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। 1 का इक्वल का मतलब है कि जब किसी भी कंपोनेंट में 1 की वैल्यू आ जाए, जैसे X1 प्लस X2 है
और इनकी सबकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो इसकी 1 की वैल्यू तभी तो 1 आएगी जब x2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x2 की वैल्यू 0 होगी तभी तो x1 की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब अब इस सॉल्यूशन के अंदर केवल 1 ही प्रेजेंट है। अगर 1 प्रेजेंट है तो उस टाइम पर जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्योर कंपोनेंट के। मतलब जब प्योर 1 प्रेजेंट है, समझ में आया। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, P01, जो क्या डिनोट करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ 1। ऐसे ही सेकंड के केस में देखते हैं कि P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल टू P02 x2 ईटा 2। और अगर ईटा 2 इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज 0 तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है कि अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सेकंड के मोल प्रेजेंट ही नहीं है। अगर सेकंड के मोल प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो अगला है इफ ईटा मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 देन पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट ऑफ सेकंड कंपोनेंट। उस टाइम पर सेकंड कंपोनेंट के जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्योर के इक्वल। क्योंकि अब क्या है, अब x1 की वैल्यू 0 हो गई भाई। अगर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो x2 की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x1 की वैल्यू 0 होगी, तभी तो x2 की वैल्यू 1 आएगी। या ऐसा समझो कि x1 और x2 की जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो 1, कोई तो कहते हैं कि 1 में से कितना, जब 1 में से कितने का मतलब है कि 1 ही दे रखा है तो पूरा का पूरा केवल उसमें x2 ही प्रेजेंट है। और अगर x2 ही प्रेजेंट है, x1 प्रेजेंट ही नहीं है, तो मोल प्योर जो वेपर प्रेशर होगा उस टाइम पर, जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, प्योर कंपोनेंट सेकंड के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो ठीक, अब इससे आगे हम देखते हैं According to Dalton's law, total pressure over the solution phase in the container will be the sum of partial pressure of the component of the solution। इसका मतलब है कि डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं कि P टोटल किसके इक्वल होता है, P1 प्लस P2 के। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 के दोनों के सम के इक्वल होता है। और P1 कितना है, P1 कितना है, P01 x1 प्लस P2 कितना है, P02 x2। यहां से हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां से कि क्या, क्योंकि x1 प्लस x2 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहां से हम x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, x1 की वैल्यू, ईटा 1 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 1 माइनस x2 ईटा 2। ठीक है, तो P01 यहां से हो जाएगा P01 x1 की अगर 1 माइनस ईटा 2 प्लस P02 ईटा 2, तो यहां से P01 माइनस P01 ईटा 2 प्लस P02 ईटा 2। यहां से हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, P01 प्लस ईटा 2 और P02 माइनस P01। ठीक है, तो यहां से एक P टोटल की एक इक्वेशन आ जाएगी, P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस ईटा 2 P02 माइनस P01। ठीक है, यहां से एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला। कैसा है दोबारा बता देता हूं। ठीक है, डाल्टन्स लॉ कहते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन फेज के ऊपर, जो P टोटल, देखो ये सॉल्यूशन है और जो यहां पर प्रेशर लगा रहा होगा, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, P1 प्लस P2 के। इस सॉल्यूशन के अंदर जितना वेपर प्रेशर है इन दोनों का सम ही तो जो सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा वही प्रेशर होगा। ठीक है, तो P1 प्लस P2 P01 x1 प्लस P02 x2। P1 पार्शियल प्रेशर 1 किसके इक्वल होता है, P01 x1 के और P02 x2 के। यहां से x1 प्लस x2 कितना होता है, 1, और x1 की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 1 माइनस x2। तो यहां से क्या हो जाएगा, P01 1 माइनस x2 प्लस P02 x2। देखो एक इक्वेशन और बना सकते हैं, कौन सी इक्वेशन, कि अगर हम यहां पर क्या लिख देते हैं, P01 x1 प्लस P02 और यहां से हम P02 और यहां से क्या लिख देंगे, x2 की वैल्यू लिख देंगे यहां से 1 माइनस x1।
एक इक्वेशन ये बन सकती है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन एनसीईआरटी में ये दे रखी है तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही समझाऊंगा, ठीक है। पी नोट वन वन माइनस एक्स टू, ये भी बन सकती है बेटा, इससे भी अलग अलग केस बन सकते हैं, ठीक है। तो पी नोट वन माइनस पी नोट वन एक्स टू प्लस पी नोट टू एक्स टू, ये वाली इससे यहां से हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट वन प्लस एक्स टू पी नोट टू माइनस पी वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है रोड्स लॉ की, ठीक है। अब इससे आगे देखो, ठीक। देखो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू पी नोट टू माइनस पी नोट वन, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन से हम अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ किसका, वेपर प्रेशर, और ये वेपर प्रेशर कौन सा, टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर क्या हो जाएगी पी टोटल, y इज इक्वल टू x एक्सिस पे क्या है x2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m x प्लस c क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा x एक्सिस पे, और m क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक, वो सॉरी स्लोप। इतनी बात समझ में आई। अब देखो स्टार्टिंग में, अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में x1 होगा और x2 होगा, ठीक है। लास्ट में भी कुछ होगा, लास्ट में जब हम समझ रहे हैं पूरे हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, तो x1 यहां पर भी कुछ होगा और यहां पर भी x2 होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं जब हमने क्या लिखा था कि P1 जो P पार्शियल प्रेशर है किसके इक्वल है, P नोट वन x1 के, अगर x1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो P नोट वन की मतलब P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, या इसी इक्वेशन से समझो तुम, ठीक है। अगर ये x2 है ना, अगर मैंने क्या करा P टोटल इफ x2 इज इक्वल टू क्या कर दिया 0, इसका मतलब x2 0 है, इसका मतलब क्या होगा x1 इज इक्वल टू 1 होगा, तभी तो x2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहां पे हम सपोज करते हैं कि x2 की वैल्यू कितनी है 0 और x1 की वैल्यू कितनी है 1, एक केस तो ये हो जाएगा। दूसरा केस इसके बीच में कहीं पर यहां पर ऐसा कुछ होगा कि x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 की वैल्यू भी 0.5 होगी और x2 की वैल्यू भी कितनी है 0.5 होगी। इनके बीच में ऐसे कोई केस बनते जाएंगे, यहाँ पर x1 की वैल्यू कुछ ज्यादा होगी, x2 की वैल्यू कम होगी, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर भी कुछ होगा। एक केस ऐसा आएगा कि जहां पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। इससे ज्यादा अलग तो केस नहीं बन सकते, या तो कंपोनेंट 1 पूरा होगा या कंपोनेंट 2 पूरा होगा, या दोनों में कहीं ना कहीं कोई बीच में कोई ना कोई रेशो आता रहेगा, ठीक है। तो वो रेशो यहां पर कहीं आता रहेगा, ठीक है। हमें उस रेशो के बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। तो देखो अभी अगर x1 की वैल्यू कितनी है, अगर x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर हम देखते हैं x2 की वैल्यू अगर 0 कर दी तो ये वाला जो पूरा है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो P टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, P टोटल आ जाएगा P नोट 1 के इक्वल। तो हम मान लेते हैं कि P नोट 1 यहां पे कहीं आएगा, ठीक है, इस लाइन पे कहीं आएगा, तो मान लेते हैं यहां पर क्या है P नोट 1, और P नोट 1 क्या है P टोटल, P नोट 1 क्या है P टोटल के बराबर व्हेन x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 1। समझ में आया इतनी बात। अब देखो अगर अगले केस की अगर हम बात करते हैं, यहां पर दूसरे केस में इफ x2 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर x2 की वैल्यू कितनी कर देते हैं 1 कर दी हमने, ठीक है। इफ x2 की वैल्यू 1 तो P टोटल किसके इक्वल होगा, P टोटल हो जाएगा
पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट 1 प्लस पी नोट 2 माइनस पी नोट 1। पी नोट 1 से पी नोट 1 कट जाएगा तो पी टोटल किसके इक्वल हो जाएगा उस टाइम पर पी नोट 2 के इक्वल। और यहां से मैंने पिछली जब मैं तुम्हें समझा रहा था ये मोल फ्रैक्शन वगैरह तब मैंने बताया भी था कि इस वाली स्लाइड में बताया था ना, इस वाली स्लाइड में कि जब P2 की जब X2 की वैल्यू 1 होगी तो पूरा जो टोटल प्रेशर होगा वेपर प्रेशर भी तो P2 के इक्वल ही होगा। जब दूसरा कोई कंपोनेंट ही नहीं है तो पूरा वेपर प्रेशर का हो या पार्शियल प्रेशर का हो सेकंड का, वो तब दोनों एक ही टर्म हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। ठीक है, अब देखो यहां से इतनी बात समझ में आ गई तो कि P टोटल इज इक्वल टू P नोट 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम इसका P नोट 2 इक्वल क्या मान सकते हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा ऊंचा दिखाया गया है, अभी बताऊंगा एनसीईआरटी ने थोड़ा ऊंचा क्यों दिखाया है। हम मान लेते हैं, थोड़ा मुझे रफ करना पड़ेगा, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, मैंने समझा तो दिया ही तुम्हें। यहां मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे P नोट 2 है। ये रहा, यही वाला पॉइंट है, समझ। ठीक, अब देखो यहां से अगर यहां से इसके बारे में लिखते हैं, यहां से इस लाइन को मिलाते हैं तो इस बात का क्या मतलब निकल के आता है। देखो देखो कि जो P2 है, P2 क्या होता है, P2 क्या होता है, यहां से देखो P2 क्या होता है, P2 इज इक्वल टू P नोट 2 X2। अगर X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 किसके इक्वल होता है, P नोट 2 X2 के। तो देखो जब X2 की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पर P2 कितना था, 0। अगर X2 की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर P नोट 2 कितना है, 1। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसी दूसरी लाइन का क्या हो जाएगा, ये दूसरी लाइन क्या हो जाएगी कि P1 इज इक्वल टू P नोट 1 X1। जब X1 कितना था, जब X1 कितना था, 1 था, तो उस टाइम पर P नोट 1 की वैल्यू कितनी थी, P1 की वैल्यू मतलब P टोटल की वैल्यू का हो या P1 की वैल्यू का हो, क्योंकि उस टाइम पर तो क्या है प्योर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, तो प्योर कंपोनेंट में तो क्या होगा, P टोटल P1 के ही इक्वल होगा। तो P टोटल P1 के ही इक्वल आ रहा ग्राफ में भी। तो उस टाइम पर जब X1 की वैल्यू 1 है तो उस टाइम पर P टोटल वेपर प्रेशर कितना है, P नोट 1 के इक्वल है, और वो कितना है, P1 के। और अगर X1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो उस टाइम पर पार्शियल प्रेशर कितना है, 0, क्योंकि इस लाइन पर तो 0 होगा ना, इस लाइन पर तो 0 होगा, और इस लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा P2। अब देखो, और अगर P टोटल की बात करते हैं, P टोटल कितना हो जाएगा यहां से, P टोटल P1 प्लस P2 के इक्वल। ठीक है, तो ये किसकी आ गई, ओवरऑल स्लोप की लाइन आ गई। अब बात करते हैं कि ये जो P टोटल है या P1 प्लस P2 है, ये ऊपर नीचे क्यों कर रखा है। देखो एनसीईआरटी ने माना है कि जो P नोट 2 है, एनसीईआरटी ने माना है कि P नोट 2 ग्रेटर है P नोट 1 के। इस बात का मतलब है P नोट 1 से। ठीक है, इस बात का मतलब है कि जो 1 है ना, या इन्होंने माना है कि जो P नोट 2 है, P नोट ऊपर दिखा रखा है ना ज्यादा एनसीईआरटी, अभी तो मैं एनसीईआरटी की दिखाऊंगा। P नोट 2 ऊपर दिखा रखा है और P नोट 1, और ऐसे क्या दिखा रखा है, पॉजिटिव स्लोप। अगर ऐसे जाता है तो पॉजिटिव स्लोप, ऊपर की तरफ को जाता है पॉजिटिव स्लोप, और अगर नीचे की तरफ को आता है तो नेगेटिव स्लोप। देखो स्लोप कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, शायद एनसीईआरटी की जो एमसीक्यू वाली बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जो P नोट 2 है वो ज्यादा है। अगर P नोट 2 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड कंपोनेंट है, इन्होंने एनसीईआरटी ने मान रखा है, एज्यूम सेकंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल देन फर्स्ट कंपोनेंट।
सेकेंड कंपोनेंट, जो सेकेंड कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, इज मोर volatile देन फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये कम वोलेटाइल है, इसीलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कैसा होगा, कम। ठीक है, वरना तो ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे कि मैं इसका एक ग्राफ बनाऊं अलग से, तो मैं बनाकर दिखाई देता हूं। ठीक है, कि जैसे ये अगर सेकंड कंपोनेंट कैसा हो, कम वोलेटाइल हो, और फर्स्ट ज्यादा हो, तो यहां से ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा कुछ। ऐसा, तो यहां से पी टोटल आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इस केस में क्या हो जाएगा, P2, ये क्या हो जाएगा P1, P01, ये हो जाएगा P02, और यहां से ये हो जाएगा x2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे x2 की वैल्यू हमने ली थी 1, है ना। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1, और x1 की वैल्यू 0। यहाँ पर x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0। तो देखो यहाँ पर जो स्लोप आया है वो स्लोप कैसा आया है, यहाँ पर जो स्लोप आया है वो स्लोप कैसा आया है, नेगेटिव। और एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, पॉजिटिव। तो वो पूछ भी सकता है नेगेटिव, कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्लोप इसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्लोप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो कब दे रखा है, व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P01, और P02 ग्रेटर देन P01 का मतलब क्या है कि वन कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट, ऐसे लिखो, वन कंपोनेंट इज लेस वोलेटाइल, वन कंपोनेंट इज लेस वोलेटाइल, या कह सकते हैं सेकंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, सेकंड कंपोनेंट इज लेस वोलाटाइल। ठीक है, दूसरे केस में स्लोप, ये तो पॉजिटिव स्लोप हो गया। नेगेटिव स्लोप कब आ सकता है, जब P01 कैसा हो, ग्रेटर देन P02, और वो कब होगा कि जब वन कंपोनेंट कैसा होगा, मोर वोलेटाइल, फर्स्ट कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, इज मोर वोलाटाइल। ठीक है, ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब इसी वाले ग्राफ पर चलते हैं दोबारा से। ये जो ग्राफ है इसमें ये P01 है, ये जो इस टाइम पर, इस केस में जिस टाइम पर पॉजिटिव स्लोप है, इस टाइम पर ये कैसा है, मिनिमम। P टोटल कैसा है, मिनिमम, और यहां पे P02 कैसा है, मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो इस वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन से हम 2-3 पॉइंट निकाल सकते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, P टोटल। P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस ईटा 2 P02 माइनस P01। ये कैसी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, रोल्स लॉ की। ठीक है, देखो इससे कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। कि जो कंपोनेंट है, देखो कि जो पूरा P टोटल है वो किस पे डिपेंड करता है, कैन बी रिलेटेड टू द, केवल एक चीज से भी हम, केवल मोल फ्रैक्शन, किसी भी एक मोल फ्रैक्शन से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे यहां पर किससे रखा है, 2 सेकंड मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, कंपोनेंट सेकंड के मोल फ्रैक्शन, कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रखा है ना P टोटल को, 1 से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अगला दूसरा पॉइंट है, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। देखो हम लीनियर आया ना फंक्शन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c किसकी वो है, स्ट्रेट लाइन की।
किसकी इक्वेशन है ये? स्ट्रेट लाइन की। तो वेरी लिनियरली ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, लिनियरली वेरी करता है, ठीक है। अगर x2 बढ़ेगा तो पी टोटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगला थर्ड, डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि P1 और P02 की पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो मोल फ्रैक्शन के 1, देखो अगर ये वाली चीज बताई जो मैंने कि अगर यहाँ पे जो P02 और P01 पर डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि किसका ज्यादा है। अगर जिसका ज्यादा होगा वो किसके कम, जैसे यहाँ पे P02 और P01 है, ठीक है, तो P02 ज्यादा है। अगर P02 ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा है? 1 का, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर P01 कम है तो उस टाइम पर x जो मोल फ्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, या जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन पे। और कौन से मोल फ्रैक्शन पर? x2 पर। कि अगर x2 ज्यादा है तो वैसे वैसे P टोटल कैसा होता चला जाएगा? ज्यादा ज्यादा, ठीक है। किस केस में? जब P01 कम है। समझ में आया? अगर P02 कम होगा, जैसे यहां पर P02 कम है, अगर P02 कम होगा तो उस टाइम पर मोल फ्रैक्शन किस पर डिपेंड, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा? x2 पर। जैसे जैसे x2 बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा? ये घटता चला जाएगा P टोटल। समझ में आया? दोबारा से पढ़ो इस पॉइंट को कि डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एंड 2, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ये मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया अच्छे से, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द डाल्टन्स लॉ। हम अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन फेज, कि यहां पर ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन फेज के ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? P1 प्लस P2 के, ठीक है, ये पढ़ा हमने। और यहीं से हमने जो रोल्स लॉ ने क्या क्या चीजें बताई थी कि P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, किसके इक्वल? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन्स लॉ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कंपोजिशन निकालना है हमें किसका? वेपर फेज का इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द डाल्टन्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is equal to partial pressure of gas is equal to mole fraction of gas yes, मतलब वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, ऐसे लिखता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इनटू P टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, P टोटल ऑफ गैस। देखो यहां से कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज इनटू P टोटल ऑफ गैस। और यहां से क्या हो सकता है? P1 इज इक्वल टू Y1। मैं इसे वेपर फेज को किससे डिनोट करता हूं? Y1 से। मोल फ्रैक्शन को Y से पहले X से करा था और यहाँ पे Y1 से कर लेता हूं। Y1 इज इक्वल टू P टोटल, ठीक है। ऐसे P2 इज इक्वल टू कितना जाएगा? Y2 और P टोटल, ठीक है। लेकिन P1 और P2 कैसे निकालेंगे हम? P1 और P2 कैसे निकाल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। रोल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू x1 इंटू P टोटल, सॉरी x1 इंटू P01। पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है? P0। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, अरे हमने अभी पढ़ा था ना, P1 इज इक्वल टू किसके होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P01 x1 और P02 P2 किसके इक्वल होता है? P02 x2 के, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या कि P01
x1 इज इक्वल टू y1 pt, मतलब p टोटल, और p नॉट टू x2 इज इक्वल टू y2 p टोटल। देखो याद रखना x1 और x2 जो है, जो हमने मोल फ्रैक्शन लिए हैं रोल्स के केस में, वो किसके मोल फ्रैक्शन लिए हैं? लिक्विड के अंदर के कंपोनेंट के। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ठीक है। और y1 y2 किसके हैं? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां से कंपोजिशन निकाल सकते हैं वेपर फेज में। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, किसी कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर दो कंपोनेंट है 1 और 2, और इसके जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करते हैं? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, पार्शियल प्रेशर 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और ये कितना आ जाएगा? P1 इज इक्वल टू eta1 P नोट 1 के इक्वल, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर 1, और यहां ऐसे ही P2 किसके इक्वल आ जाएगा? P नोट 2 और eta2। लेकिन ये किसमें है? सॉल्यूशन फेज में। ये किसमें है? सॉल्यूशन फेज में। यहां की बात कर रहे हैं, यहां का जो प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा उसकी बात करते हैं। अब यहाँ वेपर फेज की बात, जो ऊपर वेपर बनी है उसकी, उसमें कंपोजिशन कैसे निकाल लेंगे? उसका कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे, क्या बताया? रोल्स, उसके लिए डाल्टन्स लॉ, ठीक है। और डाल्टन्स लॉ और रोल्स लॉ में मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। डाल्टन्स लॉ और रोल्स लॉ में क्या है बता दिया। अब एक चीज याद रखना, क्या कि एट इक्विलिब्रियम वेपर उसी की ज्यादा बनेगी जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर जाता होगा। कि एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज will be always richer in the component, rich at equilibrium vapor phase will be always rich in the component, at equilibrium vapor phase will be always rich in component which is more volatile, जो वेपर है वेपर उसी की ज्यादा बनेगी, ये तो मोर वोलेटाइल, विच इज मोर वोलेटाइल एंड मोर मोल फ्रैक्शन in liquid phase, वोलेटाइल तो होना ही चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा वोलेटाइल होगा, जितना ज्यादा मोल पड़ेंगी, उतनी मोल फ्रैक्शन होंगे लिक्विड के अंदर, उतनी ज्यादा उसका क्या होगा? वेपर फेज के अंदर उतने ज्यादा कंपोजिशन होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा वेपर्स बनेंगी तो उतनी ज्यादा कंपोजिशन होगा वेपर के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो इसमें एक बेहतरीन कौन सा जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। देखो इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। थोड़ा डाउट वाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो आप कमेंट्स में, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।